they took penalties with his head. They lined him up. They pretended they were playing football and they were taking penalties. They jumped off climbing frames, 2-footed onto his head. They cut his body beyond recognition in certain parts. They played games with his body. अभी आप लोगों ने जो ये वीडियो देखी है, ये वीडियो इस केस को संभालने वाले उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की है, जिनका कि ये कहना है कि उन्होंने अपने 27 साल के जॉब कैरियर में इतना ज्यादा ग्रूसम केस नहीं देखा। और यकीन मानिए, जब आप लोग इस केस के और ज्यादा डिटेल आगे से आगे जानने लगेंगे तो पहली बार में आप लोगों को भी विश्वास नहीं होगा कि कोई एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा खुंदक में कैसे हो सकता है, क्योंकि आखिरी टाइम में उन लोगों ने उसके सिर को पूरे तरीके से एक फुटबॉल बना दिया था। अगले काफी देर तक वो उसके सिर के साथ फुटबॉल खेलते रहते हैं। At that age of 15, I couldn't believe they were only 15 years of age. So I was just distraught over it. You know, why would they do that to my son? टाइम था 22 दिसंबर 1984 का और जगह थी लिवरपूल, इंग्लैंड, जब लीज और ब्रायन मोस के घर पर माइकल मोस का जन्म होता है। उन्होंने अपने बेटे को पालने में, उसकी केयर करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती तो उसके माता पिता वही चीज उसे उपलब्ध करवा दिया करते थे। उसके पिता ने उसका एडमिशन एक काफी अच्छे स्कूल में करवाया और जितना भी उनके पास खाली टाइम होता वो अपने बेटे के साथ ही बिताया करते थे। और यही कारण था कि माइकल टाइम बीतने के साथ साथ अपने पिता के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है। और उसके बाद तो एक टाइम ऐसा भी आया जब माइकल अपना खुद का अगर कोई काम करना होता तो वो अपने पिता के साथ ही बैठकर उसे निपटाया करता था। जब वो छोटा था उसी टाइम से उसको फुटबॉल खेलना, इसके साथ साथ अलग अलग तरीके की नई नई गाड़ियां देखना, गाड़ियों के नए नए फीचर देखना, बाइक देखना काफी ज्यादा पसंद था। और यही कारण था कि जब पहली बार उसने अपने पिता से ये बात कही कि उसे तो वो बाइक काफी ज्यादा पसंद है, तो माइकल के पिता ने भी उसे ये बात कही कि बेटा तुम थोड़े बड़े हो जाओ और जैसे ही तुम बड़े हो जाओगे, बाइक चलाने के लायक हो जाओगे, तो मैं पक्का तुम्हें वो बाइक लाकर देने वाला हूँ। और इसी तरीके से लगातार आगे से आगे उनकी जिंदगी बीतती जा रही थी। और जैसे जैसे माइकल अब बड़ा होता जा रहा था तो वो अपनी माँ से काफी ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन दूसरी तरफ अपने पिता के बिना तो उसका मन ही नहीं लगता था। लेकिन उसकी किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था, जिसके चलते एक टाइम ऐसा भी आया जब अभी सिर्फ और सिर्फ माइकल 11 साल का था कि उसके पिता को ब्रेन हेमरेज की दिक्कत हो जाती है और उसके बाद उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अभी तक माइकल ज्यादातर टाइम अपने पिता के साथ ही बिताया करता था। अपनी सारी की सारी उसे जितनी भी प्रॉब्लम होती वो ले जाकर अपने पिता के सामने रख देता। उसके पिता भी एक अच्छे पिता की तरह एक दोस्त बनकर उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। लेकिन अब तो मानो माइकल इस पूरी ही दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हो। वो अपनी माँ से काफी ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन उसे बार बार अपने पिता की भी काफी ज्यादा याद आ रही थी। और ये सारे का सारे चीजें उसके स्कूल पर इफेक्ट डालती हैं। जब भी वो अपने स्कूल में जाता तो वहां पर पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो मानो इस टाइम वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। लगातार उसका रिजल्ट गिरता जा रहा था। पहले तो स्कूल अथॉरिटी ने भी माइकल को समझाने की कोशिश की कि बेटा हम लोग जानते हैं कि तुम इस टाइम कितने बड़े डिप्रेशन का सामना कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो तो अब उल्टा काम करने लगा था। वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, अपना ज्यादातर टाइम घर पर ही बिताया करता था। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब उसके स्कूल वालों ने उसके बुरे रिजल्ट के चलते दूसरी तरफ वो स्कूल आया ही नहीं करता था। लगातार उनके स्कूल का रिजल्ट गिरता जा रहा था, उसे स्कूल से निकाल दिया। उसकी माँ लिज इस चीज को काफी अच्छे से देख सकती थी कि ये अपने पिता से कितना ज्यादा प्यार किया करता था। और जब से इसके पिता इसकी जिंदगी से गए हैं तो मानो इसकी तो पूरी की पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो, जिसके चलते वो उसके हालातों को समझती है और उसने अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहा। वो बस उसे लेकर एक दूसरे स्कूल में जा पहुंची, वहां पर उसका एडमिशन करवा दिया। लेकिन ये वाला स्कूल उसका ज्यादा ध्यान नहीं रखता था। माइकल कभी कभार तो अपने स्कूल ही नहीं जाता, कभी कभार अगर वो स्कूल चला भी जाता तो टाइम से पहले ही वो वापस घर पर आ जाया करता था। उसकी माँ ने जब अपने बेटे से पूछा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, तो वो इस बात से मना कर देता कि उसका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है, वो इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करे। और ये बात बोलकर अपने रूम में जाकर
जाकर वो अपने आप को बंद कर लिया करता था। लीज ये सारी की सारी बातें अपने पड़ोसियों से भी डिस्कस करती है और इन चीजों को इनके पड़ोसी भी देख सकते थे कि ये लड़का एक टाइम में कितना ज्यादा होनहार था। अपने पिता के साथ वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताया करता था। जब से इसके पिता इसकी जिंदगी से गए हैं तो मानो इसकी पूरी ही जिंदगी उथल पुथल हो गई हो, जिसके चलते वो उसकी माँ को बताने लगते हैं कि आपके बेटे की अगर आपको जिंदगी सुधारनी है तो आपको इसे चिल्ड्रन होम भेज देना चाहिए। वहीं पर इसकी पूरी की पूरी परवरिश होगी, खाना पीना रहना सारा का सारा कुछ वहीं पर होने वाला है। और ये बात उनके पड़ोसियों की लीज को भी पसंद आती है, जिसके चलते वो उसका एक अच्छे से चिल्ड्रन होम में जाकर एडमिशन करवा देती है। और यहाँ पर इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे बच्चे आए हुए मौजूद थे जिनका कि इस टाइम किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था। किसी न किसी तरीके से वो लोग शरारत किया करते थे और आखिर में उनके लिए जब कहीं पर भी जगह नहीं बची तो उन्हें चिल्ड्रन होम में छोड़ दिया जाता है। और यहीं पर इस टाइम माइकल भी आ चुका था और बिल्कुल माइकल की तरह यहाँ पर काफी सारे और भी बच्चे आए हुए थे। दरअसल इन दोनों को भी पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि इन्होंने एक बच्चे को काफी ज्यादा बेरहमी से पीटा और उसके जान के लाले पड़ गए थे, जिसके चलते स्कूल वालों ने उस टाइम पुलिस को तो नहीं बुलाया, लेकिन इनके माता पिता को ये बात बोलते हुए कि जिस तरीके के इन्होंने कारनामे किए हैं तो हम लोग इन्हें हमारे स्कूल में तो नहीं रखने वाले। हाँ, आप लोग इन्हें समझाइए और ले जाकर किसी न किसी और स्कूल में इनका एडमिशन करवा दीजिए। लेकिन उनके जैसे कि कारनामे थे उसके चलते उनका एडमिशन कहीं पर भी नहीं हुआ और आखिर में इन्हें भी चिल्ड्रन होम में ले आया जाता है। इसके अलावा माइकल की यहाँ पर एक और लड़के ग्राहम के साथ भी मुलाकात होती है। दरअसल इसे भी पिछले स्कूल में चोरी के सिलसिले में पकड़ लिया गया था। बाद में उन्होंने पुलिस वहां पर नहीं बुलाई, जिसके चलते उन्होंने यही बात कही कि हम लोग इस लड़के को अपने स्कूल से निकाल रहे हैं। और उस टाइम ग्राहम को उसके स्कूल वालों ने ये बात समझाते हुए कि बेटा अपने आप में थोड़ा सुधार लाओ, हो सकता है अगली बार तुम इस तरीके के कारनामे करोगे तो कोई ना कोई तुम्हें जेल में डाल देगा और हो सकता है आगे की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसी तरीके से समझाते हुए वो लोग उसे स्कूल से निकाल देते हैं कि अगले बार जब भी ये किसी स्कूल में जाएगा तो वहां पर ये बात काफी अच्छे से सोच समझ लेगा कि उसे ये बुरे काम नहीं करने हैं। अगर ये कर लेता है तो आगे चलकर ये चोरी ही करेगा और उसके बाद इसकी पूरी ही जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ये सारा का सारा मामला ही पिछले वाले स्कूल वालों ने एलन और बैटले को भी समझाया था कि तुमने जिस तरीके से इस लड़के को पीटा है तुम्हें जाना तो जेल चाहिए, लेकिन हम लोग तुम्हें जिंदगी सुधारने का एक मौका और भी देते हैं। ये सारी ही बातें बोलकर आखिर में इन सारे लड़कों को चिल्ड्रन होम भेज दिया जाता है। यहाँ पर आने के बाद जब ये लोग आपस में मुलाकात करते हैं तो एक दूसरे के साथ इनकी दोस्ती होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब ग्राहम को इस बारे में पता चलता है कि दो जो ये लड़के हैं यहाँ पर आखिरी टाइम में किसी को काफी ज्यादा बेरहमी से पीटने के बाद आए हैं तो उसे पता चल चुका था कि ये लोग सेफ तो नहीं है, जिसके चलते धीरे धीरे कर वो उनसे अलग होने लगता है। अभी इन्हें यहाँ पर चिल्ड्रन होम में रहते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था कि इसी टाइम माइकल की एक लड़की से मुलाकात होती है। माइकल उस लड़की को इस टाइम पसंद करने लगता है, लेकिन माइकल को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की से इस टाइम वो मिल रहा है, जिससे वो प्यार कर रहा है, वो कोई और नहीं जबकि एलन की एक्स गर्लफ्रेंड है। और एलन इस चीज को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में है कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई क्या हुई, उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया। और दूसरी तरफ माइकल तो मानो इसी चीज की वेट कर रहा था कि ये लड़की उसे मिल जाए। उसने जाकर सीधा का सीधा इसे झप लिया और इस टाइम माइकल उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डेट कर रहा है, जिसको लेकर इस टाइम एलन काफी ज्यादा गुस्से में था और वो अपने दोस्त बैटले को भी इस बारे में बताता है। और बैटले ने भी एलन को समझाने की कोशिश नहीं की। उसका यही कहना था कि तू चिंता बिल्कुल भी मत कर, एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग इसे भी सबक सिखा देंगे। एलन के दिल में इस टाइम माइकल के लिए काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब एलन का जन्मदिन था तो वो दोनों के दोनों रात को हॉस्टल से बंक कर लेते हैं। रात के टाइम वो निकल पड़ते हैं। एलन ने बैटले से ये बात कही कि आज वो उसे खुलकर पार्टी देने वाला है, तो दोनों के दोनों सीधा का सीधा मार्केट आ पहुंचे। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जितनी भी वो लोग लेना चाहते थे वोडका खरीद ली और उसके बाद अगले काफी देर तक वोडका वो लोग पीते रहते हैं। लेकिन अभी रात काफी ज्यादा पड़ी थी, जिसके चलते अब वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि भाई मैं आज की रात बिल्कुल इंजॉय करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे कोई ना कोई ऐसा आइडिया दो जिसे कि हम लोग काफी अच्छे से इंजॉय कर पाएं। तो बैटले ने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, हमारे यहाँ पर थिएटर में इस टाइम मूवी
मूवी लगी हुई होगी, हम लोग चलकर मूवी देख लेते हैं। और जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचकर मूवी देखते हैं, मूवी खत्म होने के बाद थिएटर से बाहर निकलते हैं तो अभी भी रात काफी ज्यादा पड़ी थी और उनका ये कहना था कि हमारी पार्टी सुबह तक चलने वाली है। तो अब दोबारा से उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं, रात तो काफी ज्यादा पड़ी थी। और इसी टाइम एलन के दिमाग में ये बात आती है कि माइकल ने उसकी गर्लफ्रेंड छीन ली है। आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्यों न हम लोग आज रात को उसे मजा चखाएं। इस टाइम इन दोनों ने ही काफी ज्यादा शराब पी रखी थी, जिसके चलते उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो लोग किस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वेटले तो लगातार उसकी हाँ में हाँ भरता जा रहा था। और उसके बाद एलन ने माइकल के पास कॉल किया। उसका ये कहना था कि भाई आज मेरा बर्थडे होने वाला है, हम लोग रात को पार्टी करने के लिए निकले थे, मुझे माफ करना मैं तुम्हें पार्टी में इनवाइट करने के लिए भूल गया, लेकिन जैसे कि आज मेरा बर्थडे है तो मेरे घर वालों ने मुझे एक बाइक गिफ्ट दी है। हम लोग इसके सारी की सारी चीज़ों को, फीचर्स को अच्छे से नहीं जानते, लेकिन दूसरी तरफ हमें काफ़ी अच्छे से पता है कि तुझे बाइक की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तेरा इन सारी ही चीज़ों में इंटरेस्ट भी है, तो क्या तू यहाँ पर आकर हमारी इस बाइक को देख पाएगा। दूसरी तरफ माइकल को जैसे ये बात पता चलती है कि एक नई मॉडल की बाइक आई हुई है, इसके दोस्तों ने ले रखी है। पहले तो वो रात के टाइम में जाने से झिझक रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि कोई बात नहीं, वो लोग भी तो बंक करके गए हुए ही हैं, तो इसे भी वहां पर चले जाना चाहिए। तो माइकल उसी जगह पर जा पहुंचता है जहां पर कि एलन और बैटले ने इसे बुलाया था। वहां पर जाने के बाद उसे ये बात पता चलती है कि यहाँ पर कोई भी बाइक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैटले पार्किंग में अकेला खड़ा हुआ है। तो वो बैटले से जाकर पूछने लगता है कि एलन कहाँ पर है, उसकी वो नई बाइक कहाँ पर है। और इसी टाइम एलन पीछे से आकर उसके सिर पर रोड से वार कर देता है। वो अपने सिर को संभालते हुए नीचे जमीन पर गिर जाता है। जैसे तैसे कर मशक्कत करते हुए जैसे ही वो खड़ा होने लगता है तो उन दोनों से ही पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग चाहते क्या हैं, उन्होंने इसके सिर पर हमला ही क्यों किया। तो इसी टाइम एलन नशे नशे में गुस्से में माइकल को पीटना शुरू कर देता है। उसका ये कहना था कि आखिरकार उसने उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर अपनी नजरें कैसे बना ली, वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। किस कपल के बीच आज के टाइम में लड़ाई नहीं होती। हाँ, इन दोनों के बीच छोटी मोटी बहस हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ माइकल तो इसी ताक में बैठा हुआ था कि जैसे ही इन दोनों की लड़ाई होगी वो सीधा का सीधा जाकर उसकी गर्लफ्रेंड को झप लेगा। और बिल्कुल ऐसा ही तूने किया भी है। तो माइकल इस बात से साफ इनकार कर देता है कि भाई इस टाइम जो कुछ भी तेरे दिमाग में चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो नॉर्मली जाकर उससे बातें कर रहा था। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ गए। उसे तो इस बारे में भी नहीं पता कि इससे पहले वो एलन की गर्लफ्रेंड थी, और जैसा कि अगर वो ज्यादा गुस्से में है तो वो उसे छोड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन इस टाइम एलन के तो काफी ज्यादा हाई लेवल के नशे हो चुके थे, और एलन का तो यही कहना था कि अच्छा अब तू मेरे ऊपर कृपा करेगा, उसे छोड़ देगा, मेरे ऊपर दया दिखाएगा। ये बात बोलकर वो जो उसने इतनी सारी वोडका यहाँ पर पी रखी थी, काफी सारी खाली बोतलें पड़ी हुई थी, उनमें से एक बोतल उठाकर सीधा का सीधा माइकल के सिर में दे मारी। वो लोग अगले काफी देर तक उसे यूं ही पीटते रहते हैं, इस चीज को नहीं देखते कि ये सारी की सारी लातें उसके पेट पर लग रही है, मुंह पर लग रही है, हाथों पर, पैरों पर या फिर प्राइवेट पार्ट पर लग रही है। उन्होंने उसके सारे के सारे कपड़े उतरवा दिए। आखिरी टाइम में उसने सिर्फ और सिर्फ एक अंडरवियर पहन रखा था, और वो लोग अगले काफी देर तक उसे यूं ही पीटते रहते हैं। और कुछ ही देर बाद इस चीज से वो बोर भी हो गए और उन्होंने उसे काफी सारी गालियां देते हुए वो लोग वापस अपने हॉस्टल की तरफ हो लेते हैं। जैसे ही वो लोग हॉस्टल में पहुंचे तो बीच रास्ते में रात के टाइम में ग्राहम किसी काम के लिए उठा होगा, हो सकता है वो उस टाइम पानी पी रहा हो, जब वो लोग जाकर ग्राहम के पास ही खड़े हो जाते हैं। ग्राहम इस चीज को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज कि ये लोग इस टाइम इतने ज्यादा नशे में आखिरकार कहां से आए हैं। और एलन और बैटले इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा क्राइम रच दिया। आखिरी टाइम में इन्हीं सारे हरकतों के चलते इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, तो अब फिर से इन्होंने ये सारे के सारे कांड दिए हैं, तो कम से कम इन बातों को इन्हें छिपाना चाहिए, क्योंकि ये लोग इस टाइम काफी ज्यादा नशे में थे। उन्होंने एक एक बात ग्राहम को बतानी शुरू कर दी कि हम लोगों ने ऐसा किया, उसे इतना ज्यादा भयंकर तरीके से पीटा कि वो दोबारा से उसकी गर्लफ्रेंड के पास तो दिखाई नहीं देगा। उन्होंने कुछ इस तरीके से उसे मारा, इस तरीके से उसे मारा, उसके सारे के सारे कपड़े उतार दिए। और ये सारी ही बातें जब वो लोग ग्राहम को बता रहे थे तो इसी टाइम बैटले ने ये बात कही कि मुझे नहीं लगता कि इसे सारी ही बातें समझ आ रही
होंगी, क्यों ना हम लोग इसे अपने साथ लेकर उसी जगह पर जाए और हो सकता है अभी भी वो वहीं पर हमें मिल जाए तो हम लोग दोबारा से इसे एक एक चीज करके दिखाने वाले हैं। ग्राहम इन सारी ही चीजों के बारे में पहले से ही जानता था कि इन दोनों ही लोगों का रिकॉर्ड पहले से खराब रह चुका है, जिसके चलते वो उनके साथ बिल्कुल भी बहस नहीं करता, क्योंकि एक तो ये पहले से ही शराब पिए हुए थे, एक बंदे को पीट चुके थे, तो जैसा कि वो लोग बोल रहे थे वो उनके पीछे पीछे उसी जगह पर जाने लगता है। इस टाइम माइकल का दर्द के कारण काफी ज्यादा बुरा हाल था, वो वहां पर अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और यही कारण था कि अभी भी वो वहीं पर सड़क पर था। जैसे ही वो तीनों वहां पर पहुंचे तो एलन ने जाकर माइकल से ये बात कही कि भाई दोबारा से खड़ा हो जा, हम लोग दोबारा से वही सारी की सारी रिहर्सल करने वाले हैं। तो अब माइकल तो खड़ा हो ही नहीं पा रहा था और एलन को ये बात लगने लगती है कि ये बंदा अभी भी उसकी बेइज्जती कर रहा है, ये इसकी बात नहीं मान रहा। उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं आई कि कुछ ही देर पहले काफी ज्यादा भयंकर तरीके से ये लोग इसे पीट कर गए थे, तो अब इसकी कैसी हालत होगी। तो दूसरी तरफ उन्हें तो बस यही बात लग रही थी कि ये उनकी बातें नहीं मान रहा है, जिसके चलते एलन दोबारा से उसके पास जाता है, उसके पेट पर खींच खींच कर लाते मारनी शुरू कर देता है। ग्राहम एक तरफ खड़ा होकर इन्हीं सारी चीजों को देख रहा था कि इसी टाइम एलन का ये कहना था कि रुक जाओ, सारे के सारे मेरी बातों को सुनो, कि क्या तुम लोगों को ये बात पता है कि एक टाइम में जब मैं अपने स्कूल टाइम में खेला करता था मुझे फुटबॉल काफी ज्यादा पसंद थी, मैं फुटबॉल काफी अच्छे से खेला करता था और अगर इसके सिर को देखा जाए तो ये उठ तो रहा ही नहीं है, मुझे इसका सिर बिल्कुल एक फुटबॉल जैसा नजर आ रहा है और अब मैं तुम्हें किक करके दिखाने वाला हूँ। तो माइकल इस टाइम अधमरी हालत में तो हो ही चुका था, नीचे जमीन पर वो पड़ा हुआ था। एलन उसके सिर पर एक जोरदार लात मारता है। अभी तक उसका सिर्फ और सिर्फ हालात ढीले ही थे, लेकिन जैसे ही उसके सिर पर ये लात लगती है तो वो पूरे तरीके से बेहोश हो जाता है। अगले काफी देर तक लगभग 6 से 7 लात वो उसके सिर पर मारता है, लेकिन दूसरी तरफ नशे तो बैटले ने भी कर रखे थे। जिसके बाद वो कहने लगता है कि भाई तूने काफी ज्यादा रिहर्सल कर ली, काफी सारे अभी तक तूने गोल कर लिए हैं, तो अब मेरी बारी। जिसके बाद वो जाकर उसके मुंह पर लात मारने लगता है, उसके सिर के पीछे लात मारने लगता है और तरह तरह से अब वो दोनों के दोनों बारी बारी से इस टाइम उसे पीट रहे थे। ग्राहम तो कुछ कर ही नहीं सकता था, वो वहीं पर साइड में खड़ा हुआ था कि तभी इन दोनों ही दोस्तों की नजर ग्राहम के ऊपर पड़ती है और वो ये बात बोलने लगते हैं कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन तू साइड में ऑडियंस की तरह क्या खड़ा है, हम लोगों ने काफी सारे गोल कर दिए हैं, अब तेरी बारी। और जैसे ही ग्राहम वहां पर पहुंचता है तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आई, वो भी बिल्कुल इन्हीं की तरह उसके सिर पर लाते मारनी शुरू कर देता है। दरअसल इन लोगों ने अधमरा तो उसे पहले से ही कर दिया था, पहली लात लगते ही ये पूरे तरीके से बेहोश हो चुका था और जब ये लोग इस तरीके से यहाँ पर गोल गोल खेल रहे थे उसके सिर के साथ, उसी टाइम इस पूरे के पूरे हादसे के बीच माइकल अपनी जान गंवा चुका था। इन्होंने जैसे ही अपना ये फुटबॉल वाला गेम पूरा किया तो उनका ये कहना था कि भाई अभी तो सुबह होने लगी है, पूरे तरीके से अंधेरा फैला हुआ है, अभी हम लोग हॉस्टल में जाकर क्या करेंगे, तो अब हमें कोई ना कोई और गेम खेलना चाहिए। और गेम के तौर पर उन्हें जीरो काटा याद आती है। उन्होंने इस टाइम माइकल के सारे कपड़े तो उतार ही रखे थे, नीचे वो लोग बैठ जाते हैं। माइकल को उन्होंने अपने पैरों के ऊपर रख लिया और उसकी कमर के ऊपर उन्होंने जीरो काटा खेलना शुरू कर दिया। काफी देर तक यूं ही वो लोग खेलते रहे और उसके बाद इनका ये कहना था कि अभी भी मजा नहीं आ रहा है, हम लोगों ने फुटबॉल खेल लिया, जीरो काटा खेल लिया, लेकिन हम लोग जो आखिरी टाइम में इस टाइम वो हॉरर मूवी देख कर आए थे, जिस तरीके से विलन ने आकर उस आदमी का कान काट दिया था, क्यों ना हम लोग इसका कान काट दें। तो सबसे पहले जो उन्होंने उसके सिर में वोडका की बोतल मारी थी वो पूरी तरीके से फूट चुकी थी। इस टाइम उसका काफी सारा कांच यहाँ पर पड़ा हुआ था, तो उन्होंने एक कांच का टुकड़ा लिया और उसके कान उसके सिर से अलग कर दिए। ये सारा का सारा मंजर देख लेने के बाद जब उन्हें ये बात पता चलने लगती है कि इसके शरीर से तो खून निकल चुका है, तो उनके दिमाग में ये बात आई कि हम लोगों ने इसे काफी ज्यादा फोड़ दिया, अब इसे हॉस्पिटल भी भेज देना चाहिए। जिसके चलते वो लोग एम्बुलेंस के पास कॉल कर देते हैं। उन्होंने पूरी की पूरी बातें बताई कि हम लोग यहाँ पर रास्ते से गुजर रहे थे, यहाँ पर बीच रास्ते में एक आदमी खून से लहूलुहान पड़ा हुआ है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इस जगह पर आ पहुंचिए। तो एम्बुलेंस वाले भी बिल्कुल उसी जगह पर जा पहुंचते हैं, लेकिन आखिरी टाइम में जब एम्बुलेंस वहां पर पहुंची थी वहां पर कोई भी नहीं था और एम्बुलेंस वालों ने यही बात सोची कि जरूर ये किसी न किसी ने प्रैंक कॉल किया होगा। लेकिन ये सारा का सारा मामला अगली सुबह खुल जाता है जब एक बंदा अपने कुत्ते के साथ वॉक पर निकला हुआ था और उसका कुत्ता लगातार झाड़ियों की तरफ भौंक रहा था। तो वो बंदा जाकर जब झाड़ियों में चेक करता है तो उसे ये सारा का सारा मंजर दिखाई देता है। एक लड़का
काफी ज्यादा बुरे हालातों में यहाँ पर झाड़ियों में फंसा हुआ है, जिसके चलते उसने बाद में पुलिस के पास कॉल किया और पुलिस ऑफिसर्स एम्बुलेंस के साथ यहाँ पर आ पहुंचते हैं। इसके ले जाकर एटॉप्सी करवाई जाती है। दूसरी तरफ पता लगाया जाता है कि ये बंदा कहाँ पर रहा करता था और इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस ऑफिसर्स उनके चिल्ड्रन होम में जा पहुंचते हैं और इस केस के ऊपर पूरे तरीके से जब तहकीकात की जाती है तो ये बात पता चल जाती है कि इस कांड को रचने वाला कोई और नहीं जबकि वो दोनों दोस्त हैं। तो पुलिस ने उन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ साथ उनके चिल्ड्रन होम में और भी पूछताछ की जाती है और इसी टाइम ग्राहम का भी नाम सामने आता है। तो पुलिस ने इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद इनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन इन तीनों ने ही इस बात से साफ इनकार कर दिया कि हमें कोई अंदाजा नहीं कि उसके साथ क्या कुछ हुआ था। लेकिन पुलिस जब इनके रूम में जाकर तहकीकात करने लगती है तब उन्हें एलन के रूम में एक ऐसी ड्राइंग मिलती है जिसमें कि एक बंदा इस टाइम काफी ज्यादा खून से लहूलुहान एक टब में पड़ा हुआ था। तो पुलिस अब समझ चुके थे कि इन्होंने अपनी फैंटेसी दूर करने के लिए उसका कत्ल किया होगा। तो पुलिस ने इन तीनों को ही अलग अलग बैठाकर उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी और तब जाकर एलन टूट जाता है। उसका ये कहना था कि जनाब, हम लोगों ने उसका कत्ल नहीं किया, जबकि वो तो खुद अपनी जान गंवाना चाहता था। दरअसल उसे मोटर बाइक का काफी ज्यादा शौक था। उसका ये कहना था कि उसने खुद का इंश्योरेंस करवा रखा है और अगर वो उसे पीट देते हैं तो उसे इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत पैसा वो अपनी मलहम पट्टी पर लगा देगा, बाकी की वो बाइक खरीद लेगा और उनमें से कुछ एक पैसे वो हमें देने वाला है। हम लोग उसके पैसों के लालच में आ गए और जो ये मारा पीटी वाला मामला था ये थोड़ा आगे बढ़ गया। लेकिन पुलिस ने जब इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की, तहकीकात की कि उस बंदे ने कितने रुपए का अपना बीमा करवा रखा था, तो पुलिस को ये बात पता चली कि ये सारा का सारा मामला बिल्कुल झूठा है और पुलिस ने दोबारा से उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। और इसी टाइम ग्राहम पूरे तरीके से टूट जाता है और उसने उस रात का जितना भी मंजर हुआ था वो पूरा का पूरा पुलिस ऑफिसर्स को बताना शुरू कर दिया। माइकल की माँ को जब इस बारे में पता चलता है तो वो विश्वास नहीं कर पाती कि वो सिर्फ और सिर्फ 15-16 साल के लड़के हैं। आखिर में उनकी ऐसी एक दूसरे से क्या दुश्मनी थी। At that age of 15, I couldn't believe they were only 15 years of age. So I was just distraught over it, you know. Why would they do that to my son? ग्राहम पुलिस ऑफिसर्स के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो इस कांड को अंजाम नहीं देना चाहता था, लेकिन इन लोगों के दबाव में आकर उसने इस कांड को अंजाम दिया। और हो सकता है अगर वो उनकी हाँ में हाँ ना मिलाता तो माइकल के साथ साथ उसकी भी बॉडी वहीं पर पड़ी होने वाले थे। तो पुलिस ऑफिसर्स का ये कहना था कि भाई, हम तेरी बात को समझ सकते हैं, लेकिन आखिरी टाइम में भी तूने इस बात को दबाने की ही कोशिश की थी। पुलिस की किसी भी तरीके से मदद नहीं की, जिसके चलते इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन दोनों ही दोस्त एलन और बैटले को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कम से कम 10 साल तक उन्हें जेल में रहना होगा अगर उन्हें पैरोल पर भी बाहर आना है। और दूसरी तरफ ग्राहम को 9 साल की सजा सुनाई जाती है और उसे जल्द ही बेल भी मिल जाएगी। ये बात बोलकर इन तीनों को ही जेल में डाल दिया जाता है और 2012 तक वो दोनों जेल से बाहर आ भी जाते हैं। ग्राहम तो उनसे पहले ही आ चुका था। और दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के देश दुनिया में घटने वाले काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट लीजा एप्थोमी को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।